जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए फिर भी दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, जिंदगी में सब कुछ हार जाए फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडु कृष्णा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर और 11 बजे की इस लाइव क्लास में आपका दिल खोल के स्वागत है। और हमारे जो ओरिजिनल पेपर की श्रृंखला चल रही थी उसमें हम एक और ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं, वो है किर्की सेंटर का पेपर। यह एक ओरिजिनल पेपर है जो लगा था 27 दिसंबर 2020 को ये पेपर लगा था। और अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। इस पेपर में आपके लगभग मैं कह सकता हूं 40 प्लस क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया तैयारी आपकी। तो जल्दी से आप अंत में कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और इन पेपरों की जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हो किसमें, एडु कृष्णा ऐप है हमारा, वो डाउनलोड करके आपको वहां इस सारे पेपरों की पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। और या हमारे ये जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप संपर्क या कॉल कर सकते हो, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या है, थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यानी कि जो थार का रेगिस्तान है वो किस देश में स्थित है? तो वो है भारत और पाकिस्तान में। इसमें भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, थार का जो रेगिस्तान है वो स्थित है। और भारत में भी बात करें तो राजस्थान में थार का रेगिस्तान स्थित है। अगर बात करें मंगोलिया की तो गोबी का मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में गोबी का जो मरुस्थल है रेगिस्तान है वो स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक आप सबको पता है, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, वो कहां से संकलित है? वो आनंद मठ से संकलित है। कौन सा? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की क्या की थी? रचना की थी। और जिससे ही संकलित है क्या? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगान का जो लेखन है वो किसने, रचना किसने की थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या भारत सन में स्वतंत्र हुआ था? यानी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो आप सबको पता है भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ था स्वतंत्र। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है वो भी याद कर लो। एक प्रश्न आता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो इस दिन जो संविधान है हमारा वो तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। और कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान तैयार होने में। और 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। यह भी आपको इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है, झारखंड राज्य की राजधानी है? यानी कि इन शहरों में कौन सी झारखंड की राजधानी है? तो आप सबको पता है झारखंड की राजधानी है वो है रांची। कौन सी? रांची है वो झारखंड की राजधानी है। लखनऊ ये यूपी की राजधानी है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो इसका वर्तमान नाम है वो है प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। जमशेदपुर है, इसे इस्पात नगरी या फिर स्टील नगरी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ एक इस्पात संयंत्र क्या है? स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद है, उनका संबंध है हॉकी से। किससे? हॉकी खेल से मेजर ध्यानचंद का संबंध है। और हॉकी है वो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या? हॉकी। और एक आपको ध्यान रखना है, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे?
यानी कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो प्रथम थे तो वो तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? ये तो थे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात करें सेकंड की तो वो थे ये, सेकंड कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर बात करें जाकिर हुसैन की तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कैसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप एक ट्रिक याद रखना, ईंट पगनाथ। इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जो खोज करता है उनके बारे में नॉलेज रहेगा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब जे टॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने। आगे है पगनाथ। पग का मतलब, पै का मतलब प्रोटॉन, गै का मतलब ई गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन की खोज की थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। नए की बात करें तो न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानीपत का जो युद्ध है प्रथम वो कब हुआ था? तो आप सबको पता है 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और सेकंड मैंने कई बार बता दिया है, बात करें 1556 की बात करें तो सेकंड हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा है वो 1761 को थर्ड हुआ था। 1761 को कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और एक आपको ध्यान रखना है, 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किन किन के मध्य हम बात करें तो वो हुआ था अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। किसके? महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक करो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मुझे संगीत भी बहुत आते, ऐसी बात नहीं है, मुझे शायरियां, संगीत सब कुछ आते हैं। आप कभी कह देना एक बार ऐसी क्लास लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सॉन्ग ही सॉन्ग गाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछा है तो आप सबको पता है ये होता है शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा क्या होता है? पक्षी होता है। और इमू, ये इमू है, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है और ये 2 नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो वो इमू है और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप पूछो ही मत। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आप सबको पता है, दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर सरयू की बात करें तो अयोध्या शहर है। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? अब यह प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा। देखो साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने, क्योंकि ज्यादातर मैकमिलन ही ऑप्शन में देता है। लेकिन सर्वप्रथम साइकिल के आविष्कार की बात करें तो वो कार्ल वोन है। ये कार्ल वोन राइस ने साइकिल का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। अगर मैकमिलन की बात करें तो वो पेडल वाली साइकिल है ना, पेडल वाली,
उसका आविष्कार किया था। लेकिन इस बेर्न कार्ल वोन ड्राइस है, इसने किसकी, जो एक बिना पेडल की साइकिल का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। तो आपको ऑप्शन में वो न मिले तो कार्ल वोन ड्राइस आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर फ्रैंकलिन की बात करें तो इसने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और ये फ्रैंकलिन है ना, ये आवेश का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है एसआई या एमकेएस में, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ये फ्रैंकलिन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? यानी कि भारतीय ध्वज में तीन रंग होते हैं, कौन कौन से, केसरिया, सफेद और हरा। तो देखो केसरिया है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। अगर बात करें सफेद की तो शांति का प्रतीक है, सफेद है वो शांति का प्रतीक है। अगर बात करें हरे रंग की तो हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। तो आप ध्यान रख सकते हो, धरती से संबंध तथा समृद्धि से, तो हरियाली धरती से संबंध यानी कि हरियाली से संबंधित और समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कबूतर किसका प्रतीक होता है? तो आप सबको पता है कबूतर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और व्हाइट किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष या फिर भारत के बिस्मारक किन्हें कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करें महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि बापू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सबको पता है सबसे पहले ऋग्वेद जो वेद है उसका क्या उसकी रचना हुई थी। तो आप ऑप्शन में देख लो ऋग्वेद, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर बात करें नवीनतम तो अथर्ववेद, ये नवीनतम वेद है, अथर्ववेद है, ये नवीनतम वेद है। और इसका संबंध है भूत प्रेत और जादू टोने से संबंधित वेद की पूछे तो अथर्ववेद है। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है, किसका? यज्ञों का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ये आप लिख लीजिए, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक अगर किसी वेद को माना जाता है वो माना जाता है सामवेद को। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखो भारत में स्थित दी है, भारत में स्थित की बात करें तो वो है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा भारत में स्थित है। अब आप कहोगे तो फिर केटू कहां है? वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें स्थित है केटू गॉडविन ऑस्टिन। वो भारत की सबसे है तो भारत की, लेकिन भारत में स्थित नहीं है। वो क्या है? वो एक विवाद है उसमें स्थित है। तो आपको पूछे भारत में स्थित है तो आपको कंचनजंगा करना है, और भारत की पूछे तो केटू करना है। और विश्व की तो आपको सबको पता है ये विश्व की, विश्व की। अब देख लो आपको यहाँ केटू ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, इसका मतलब आर्मी है वो बिल्कुल जो सटीक आंकड़े है वही मानती है। मैंने जो पिछला पेपर करवाया था उसमें भी सबूत दिया था और इसमें भी ये सबूत पड़ा है। कई क्या करते हैं वो केटू ही करवा देते हैं भारत में पूछे, लेकिन वो नहीं करना। आप देख लो यहाँ ऑप्शन में दे दिया है। तो कई कई पेपर ऐसे आते हैं जिनमें हमें पता लग जाता है कि ये मतलब किस तरह से आर्मी उत्तर मानती है। तो ये आपको नॉलेज हम देंगे, ये आपको नॉलेज देंगे कि क्या क्या करना है, क्योंकि हमें प्रश्न आते हैं लेकिन क्या है कई बार हम क्या व्यवस्था में क्या गलत कर देते हैं वो नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि साइंस का पहला प्रश्न है, यानी कि 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण फैलती है? देखो वायरस जनित बीमारी पूछी आपको तो आप सबको पता है टाइफाइड है, ये किससे? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलती है।
और मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफ्लिज मच्छर हम कह सकते हैं जीवाणु से यही है, और हैजा है वो मक्खी यानी जो घरेलू मक्खी होती है उससे फैलती है। तो ये तो तीनों वैसे बात करें तो जीवाणु से है। लेकिन जो जुकाम होती है, हमें जो आम जुकाम होती है वो कैसी होती है, वो वायरस जनित बीमारी होती है। कैसी? और एक कोरोना बीमारी, ये तो याद रखना, अब की बार ये आने की संभावना है। कोरोना है, ये कोविड-19 है, ये कोरोना वायरस से फैलती है, वो भी एक वायरस जनित डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, रोग प्रतिरोधक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वो प्राप्त की जाती है कवक से। किससे? कवक से प्राप्त की जाती है, और कवक को हम कहते हैं फंफूद। क्या कहते हैं? फंफूद। तो आप देख लो, फंफूद आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज की थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था 1928 में। ये क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है, तो आपको इसको स्टार लगा के लिख लेना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि जो रक्तचाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित? अब सबसे पहले तो ये बताओ, जो ब्लड प्रेशर है वो मापा किसके द्वारा जाता है? जल्दी से बताओ। ये आज आपको कमेंट करके बताना है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है वो किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ये कमेंट करके बताना आज का होमवर्क है। क्वेश्चन क्या कह रखा है? किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। किसके? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इसे ही कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अगर बात करें थायराइड ग्रंथि की, तो इसे कहते हैं अवटु ग्रंथि। कौन सी? अवटु ग्रंथि कहते हैं थायराइड ग्रंथि को, और यह गले में पाई जाती है। तितली के समान इसकी कैसी होती है? आकृति होती है अवटु ग्रंथि की। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कह दे या सबसे हल्का तत्व कह दे, तो वो हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है और गैस भी है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछे सबसे, हम कह दे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस की बात करें तब आपको हीलियम करना है। अगर हल्की धातु की बात करें तब आपको लिथियम करना है। ये तीनों चारों जो क्वेश्चन बताए हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर, क्या थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो थर्मामीटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आप सबको पता है, थर्मामीटर में किया जाता है पारे का प्रयोग, और इसका प्रतीक होता है Hg यानी कि मरकरी। Hg का मतलब मरकरी या पारा हम कहते हैं, और यह एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना। थर्मामीटर एक ताप मापने का उपकरण होता है। एक होता है बैरोमीटर, उसी में भी पारा भरा होता है। अगर तांबे की बात करें तो Cu प्रतीक होता है, सोने की बात करें तो Au प्रतीक होता है, चांदी की बात करें तो Ag प्रतीक होता है। ये चारों आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, H2O2 का सूत्र है। H2O2 किसका सूत्र है? तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। अगर बात करें H2O, तो ये क्या होता है? ये होता है जल, या इसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। जल का ये होता है, और ये होता है भारी जल का। D2 होता है, ये भारी जल का होता है। ये तीनों चारों आपको याद रखना है, कई बार ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 22 नंबर, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। यहां देखो एक ही तत्व है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक समान है, एक ही तत्व के है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, तो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? यानी कि बिजली की जब हम वायरिंग करते हैं तो सबसे उपयोगी
जो हम मतलब काम में लेते हैं किसका लेते हैं, तो आप सबको पता है कॉपर यानी कि तांबे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है बिजली के वायरिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना। एल्यूमिनियम का प्रतीक एल होता है, लोहे का होता है एफ, जिसे हम फेरस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तांबे का मैंने बता दिया, सीयू कहते हैं कॉपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या मिट्टी में पौधे उगाने के लिए का होना जरूरी है, यानी मिट्टी में किस तत्व का होना जरूरी है पौधे उगाने के लिए। तो आप सबको पता है यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होगी तो वहां क्या पौधे आसानी से उगाने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो आप नाइट्रोजन यहाँ क्या कर सकते हो, सही उत्तर कर सकते हो। आप सबको पता है यूरिया होती है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है और यूरिया एक नाइट्रोजनी खाद होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 25, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं, यानी कि सांप है वो किस वर्ग का प्राणी है। तो आप सबको पता है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है कौन, सांप है, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। और ये क्या होते हैं, खुरदरी त्वचा वाले क्या होते हैं, जानवर होते हैं। अगर बात करें स्तनपाई की तो सबसे बड़ा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य क्या है, स्तनधारी या स्तनपाई होता है, ये आपको ध्यान रखना। मनुष्य क्या होता है, स्तनधारी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें उभयचर की तो मेंढक, मेंढक मनुष्य है वो स्तनधारी होता है लेकिन सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होता है। मेंढक जो मनुष्य है ये भी स्तनधारी होता है। मनुष्य कैसा होता है, स्तनधारी होता है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्तनधारी होता है, ब्लू व्हेल भी स्तनधारी होता है, और उड़ने वाला स्तनधारी होता है वो चमगादड़ होता है, ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्या दार के पाचन में मदद करती है, यानी दार है वो किसके पाचन में मदद करती है। तो आप सबको पता है लार है वो करती है स्टार्च के, किसके, स्टार्च के पाचन में मदद करती है कौन, दार। अब यहाँ ऑप्शन में स्टार्च नहीं दे रखा है, तो आप सबको पता है प्रोटीन का लार पाचन नहीं करती है, और वसा यानी तेल का भी नहीं करती है, फाइबर का भी नहीं करती है, इसका मतलब चर्बी का है वो पाचन करती है लार। आपको स्टार्च ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए हमने चर्बी कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर की हड्डी। जो कहा जांग की हड्डी होती है वो फीमर की हड्डी, वो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो फीमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबिया और फिबुला जो हड्डियां होती है वे होती है मनुष्य के टांग में, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की स्टिपीज हड्डी होती है, वो मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है ब्रोमीन एक है। तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, वह ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ए धातु है, क्या है, ब्रोमीन एक ए धातु है, ये आपको ध्यान रखना। लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम वो सारी कैसी है, वो सारी धातुएं होती है, वो भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, यानी धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है एलॉय यानी कि मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु, इसे कई बार एलॉय भी लिखा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये इंग्लिश का शब्द है एलॉय, और इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जो कि धातुओं का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब भागना नहीं है, अभी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है, तो बने रहिए, डटे रहिए और शेयर करके आ जाइए, एक बार शेयर करके जरूर आइए और क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए। क्या है, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है, यानी कौन सी स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आप सबको पता है रिएक्टर स्केल पर, इस पर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और वैसे करें अगर पैमाना बात करें तो सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ होता है वो पैमाना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आगे क्लास शुरू हो जाती है मैथ्स की, तो एक बार जल्दी से सभी शेयर करके आ जाइए और सर का हौसला मजबूत करें।
हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जीके जीएस हमारा पूरा हो चुका है, अब मैथमेटिक्स 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो चुका है। क्या दे रखा है? एक आदमी अपने वेतन का 10% क्या दे रखा है? जीपीएफ में लगाता है। जीपीएफ में लगाता है। जीपीएफ देने के बाद कुल मासिक वेतन कितना है? ये दे रखा है 13,500 रुपए। कितना दे रखा है? 13,500 रुपए दे रखा है। तो उसका जीपीएफ कितना है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, उसका जीपीएफ कितना है। पहले बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कुल मासिक वेतन। लिखिएगा सभी विद्यार्थी, एकदम आराम से एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। गणित आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो हमारा सिखाने का पूरा फर्ज है, आपको सिखाएंगे, कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो। कुल हम बात कर लेते हैं, मासिक वेतन की बात करें तो जल्दी से नोट करो, हम कितना मानेंगे? कुल मासिक वेतन मानेंगे 100%। कितना मानेंगे दोस्तों? कुल मासिक वेतन मानेंगे 100%। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं जीपीएफ की बात करें तो जल्दी से बताओ भी, जीपीएफ कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। यही तो बात अगले ने कह रखी है। फिर बात कर लेते हैं, ये आपको पता है कुल मासिक वेतन हो जाता है जीपीएफ देने के बाद यानी बात कर लेते हैं, जीपीएफ देने के बाद कितना बचेगा भाई? 100 माइनस कितना? 10। 100 माइनस 10 का मतलब 90%। और 90% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? अगले ने दे रखी है 13,500 रुपए। कितना दी भाई? 13,500 रुपए आपको दे रखी है। अब आपको पता है आप क्या निकालोगे? 1% की वैल्यू निकालोगे। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप करोगे 13,500 और बट्टे में क्या करोगे? 90 करोगे। जल्दी से काट दो भाई, कितनी बार कटेगा? अब आपको पता है यदि में 15 नमा की 135 होता है तो कितनी बार कटा? 15 बार और 1 शून्य, यानी आपका ये 150 आया। 1% की वैल्यू ये किसकी आई? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। तो आपको क्या बताना है? जीपीएफ बताना है। जीपीएफ बताना है। तो जल्दी से बता दो जीपीएफ कितना होगा? जीपीएफ 10% है, इसका मतलब 10 से गुणा कर देंगे तो 150 गुणा क्या करोगे? 10 करोगे। यह आपका कितना आएगा? जल्दी से बता दो, 1500 रुपए क्या आ जाएगा? जीपीएफ आ जाएगा। जल्दी से देख लो भी कितना रुपए आएगा? 1500 रुपए आपका क्या आ गया? जीपीएफ आ गया। और यदि अगला कहता टोटल वेतन बताओ, कुल वेतन बताओ, तो भी आप बता सकते थे। जल्दी से बता दो, कुल वेतन की बात करता तो 15,000 आता। कुल वेतन की बात करता तो गुणा 100 करते। कुल वेतन की बात करें, कुल वेतन जल्दी से बता दो भी कुल वेतन कितना आएगा? तो कुल वेतन की पूछता है, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो हम कहते कितना भाई? 15, यानी 150 गुणा 100 करते तो ये कितना आ जाता? 15,000 आ जाता। ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 32 नंबर। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है। वृत्त की परिधि कह दो या परिमिति कह दो, एक ही बात है। परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है दोस्तों? 2 पाई आर होती है। और इसका मान कितना दे रखा है? 88 मीटर दिया। कितना मीटर दिया भाई? 88 मीटर दिया। अब बात कर लेते हैं 2 गुणा पाई का मान हम कितना रखते हैं? 22/7 रखते हैं। और आर की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ये बराबर 88 हमने रख दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है जो कट रहे हैं उनको काट दीजिएगा जल्दी से। यदि मैं बात करूं तो यहाँ 22 से काट देते हैं, कितनी बार कटेगा? ये आपको पता है 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब मैं इसको 2 से काट देता हूं तो ये 2 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। अब आपको पता है r/7 बराबर 2, इसका मतलब आर का मान कितना आ जाएगा? बट्टे में क्या तो वज्र गुणा कर देंगे। आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान आएगा 7 गुणा 2, यानी आर का मान कितना आएगा भाई? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 मीटर आपका आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या आ जाएगी। तो आपको त्रिज्या पूछा है तो कितना आएगा? 14 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ, इसकी परिधि आपको दे रखी, त्रिज्या हमने 14 मीटर निकाल दी। जल्दी से आप क्षेत्रफल निकाल दो, क्योंकि कई बार क्या पूछ लिया जाता है? क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़े, आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। 33 नंबर। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूं एकदम सही से। 64 की घात, चलिए ये मैंने लिखा 64, और इसके ऊपर घात कितनी दी हुई? ये दे रखी 2/3, और इसके ऊपर होल कोष्टक लगा के घात कितनी दे दी? 1/2 दे दी। और आपको पता है जब घात के ऊपर घात दे रखी हो, यानी a की घात m हो और उसके ऊपर घात मान लो n दे दे, तो हम क्या करते हैं? a की घात m गुणा n करते हैं। ये सबको मालूम होगा। हम क्या करते हैं? a की घात m गुणा n करते हैं। ये आपको पता है घातांक का क्या होता है? नियम होता है। तो एकदम आराम से कर पाओगे। जल्दी से कर दो तो आप घातों को गुणा कर दो। 64 की घात कितनी भाई? हम कहेंगे 2/3 गुणा में क्या करोगे? 1/2 करोगे।
तो आपको पता है 2 से 2 कट गया, 64 की घात कितनी आएगी भाई, 64 की घात आएगी 1/3, 64 की घात कितनी आएगी 1/3 आएगी। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, और 64 का घनमूल कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो आपका जवाब कितना आने वाला है 4 आने वाला है। अब कई बच्चों को मान लो घात बट्टे वाली हल नहीं करनी आती, तो मैं बता देता हूँ 64 का क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले आप भाग दो, 2 का जाएगा कितनी बार गया 32 बार, 2 का 16 बार, फिर 2 का देंगे 8 बार गया, फिर 2 का देंगे 4 बार गया, फिर 2 का देंगे 2 बार, और फिर 2 का 1 बार। कितने कितने के जोड़े बनाने हमेशा ध्यान रखिएगा, बट्टे में कितनी है घात 3 है, तो 3 के जोड़े बनाने। तो आपको पता है 2 जोड़े बने 2 गुणा 2, इसका मतलब इसका मान क्या आया 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब जवाब कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो एकदम आराम से समझ सकते थे, मैंने तरीका भी आपको बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। यदि 950 किलो आम का मूल्य आपको दे रखा है 38,000 रुपए, यदि आपको बात कर लेते कितने का दिया भाई, जल्दी से देखो 950 क्या दे रखा है 950 केजी, किलो लिख देता हूं या केजी लिख लो, केजी हम बात कर लेते हैं। आम का मूल्य कितना है, जल्दी से बताओ, आम का मूल्य आपको दे रखा है 38,000, कितना दिया दोस्तों, क्या आपको दे रखा है 38,000 रुपए, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ये 38,000 दे रखा है, तो 1 केजी का निकाल लेते, किसका निकाल लेते 1 केजी का हम निकाल लेते, तो जल्दी से करो 1 केजी का कितना आएगा, 1 केजी आम का मूल्य। तो आपको पता है 1 केजी आम का मूल्य कैसे निकालोगे, भाग दोगे, यानी 38,000 में किसका भाग दोगे, आप दोगे 950, यानी 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब जो भी कट रहा है जल्दी से एक बार काटने की सभी विद्यार्थी कोशिश करेगा। मैं काट देता हूं इसको 19 से काट सकते हो, बिल्कुल 19 से काट दो। आप कैसे काटोगे 19 से, 19 दूनों कितना होता है 38, 200 और 19 95। अब बात कर लेते हैं 200/5, और 200/5 का मतलब कितना आएगा, यह आपका आएगा 4 बार, यानी 40 रुपए प्रति केजी, यानी हम बात कर लेते 40 रुपए आपका आ गया 1 केजी का। अब आपको किसका निकालना है, आपको 555 केजी का निकालना है। 555 केजी आम का मूल्य, जल्दी से बता दो भाई, गुणा कर दो, 555 गुणा क्या करोगे 40 करोगे, एक तो आपका शून्य लग जाएगा, बिल्कुल एक शून्य लग गया। फिर आपको पता है 20 हासिल लगी 2, हासिल लगी 2, 20 और 2 22, हासिल लगी 2, और फिर बात कर लेते 22, बिल्कुल कितना आएगा 22,200 रुपए आएगा। जवाब कितना आएगा आपका 22,200 रुपए आएगा। तो देख लो भाई 22,200 रुपए कहां दे रखे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एक बार बता दो सबके समझ में आ गया क्या, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की सभी विद्यार्थी कोशिश करेगा। 4 दे रखा है, ये किसका वर्ग दिया भाई, ये 2 का वर्ग, 2 का वर्ग दिया, फिर 3 का वर्ग दिया, फिर 4 का वर्ग दिया, बिल्कुल। फिर बात कर लेते 5 का वर्ग दिया, तो आगे वाला किसका वर्ग होगा 6 का वर्ग होगा। और 6 का वर्ग कितना आता है, जल्दी से बता दो भाई, 6 का वर्ग कितना आता है 36 आता है। तो आपका जवाब कितना आएगा भाई 36 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा। और आपको पता है कई सारे पेपर हम करवा रहे हैं, कल वाला पेपर मैंने करवाया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कई सारे पेपर एकदम इजी भी आती है। तो आपको पेपर का पैटर्न देख के आपको घबराना नहीं है। कई बार थोड़ी सी गणनात्मक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वहां मेरिट आपकी कम चली जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 212 का वर्ग बताओ, 212 का वर्ग। पहले बात तो इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 इस 2 में दिखाई दे रहा है। चलिए हम कर लेते हैं, 212 को 212 से गुणा करना है। 212 के वर्ग का मतलब घात 2 करनी है, तो 212 और गुणा क्या करना पड़ेगा 212 करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लो भी, क्या दिखता रही है 4, फिर बात कर लेते 2 और 4, बिल्कुल। फिर बात कर लेते 1 से गुणा करेंगे 2 1 2, बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं आगे 4 2 और 4, जल्दी से कर दो भी, कितना आएगा 4। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ कितना आएगा, जल्दी से देखिएगा एक बार सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, बिल्कुल क्या आ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्या, जल्दी से देखो 2 दूनी 4, यानी हम बात कर लेते हैं 212 का ही तो वर्ग निकालना है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ किया तो 2 1 2, फिर बात कर लेते बिल्कुल भैया एक मिस्टेक कर दी भाई, ये कौन सा नियम है गुणा का, 2 नहीं लगाया क्रॉस, चलिए भाई 2 लगाओ ना यहाँ। तो आपको बताइए कितना, 1 मिनट, 2 1 2, बिल्कुल जल्दी से कर दो। तो ये आपको पता है 4 4, और फिर बात कर लेते कितना आएगा भाई 4 4 और 7, क्या बिल्कुल 7 आएगा क्या, एक बार सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा ये क्या आ गया। चलिए बताओ जल्दी से, सही किया क्या, बिल्कुल 4। और ये बात कर लेते 5 2 7 ही तो रहा, बिल्कुल क्या गलती कर दी, एक बार देखो सभी विद्यार्थी, 2 गुणा 2 4 2 4, बिल्कुल यहाँ लास्ट वाला गलत कर दिया, क्या कर रहे हो भाई,
सर ये क्या कर रहे हो, गुणा गलत कर रहे हो। देखो कई बार हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो जल्दी से देखो 4 2 और 4, बिल्कुल ये मिस्टेक की है। अब देखो भाई कितना आएगा, ये आपको पता है, जल्दी से देख लो। 8 1 ये 9 आ गया क्या, बिल्कुल 9 4 और कितना 4, तो देखिएगा 44 944, 44 944, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। तो बस आपको गुणा करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। कई बार ये मक्खियां आ जाती है बीच में, परेशान कर देती है, तो दिमाग खराब करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि दो संख्याओं का आपको क्या दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है, बिल्कुल ये क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, और एचसीएफ और एलसीएम हम बात कर लेते हैं। एचसीएफ आपको दे दिया, एलसीएम निकालना है, तो आपको पता होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, नोट करो भी, एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, और क्या करना है बस जल्दी से करो भाई। एचसीएफ आपको दे रखा है, यानी हम बात कर लेते हैं एचसीएफ कितना दिया, 15 दिया, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और फिर बात कर लेते हैं संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 4725 दिया, 4700 कितना दिया, 25 दिया। अब जल्दी से भाग दे दो, एलसीएम क्या आएगा भाई, 4725, 4725 बट्टे में क्या भाई 15, और 15 का भाग आप देख के देखोगे, जल्दी से देख लो, 15 दिया 45, फिर आपको पता है एक बार गया, और फिर कितनी बार गया, 5 बार, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 315 आपका जवाब आएगा। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, एक ट्रेन की 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो भाई क्या दे रखा है, चाल आपको दे रखी है, कितनी चाल की बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब बात कर लेते हैं, नीचे देखो सारे किलोमीटर में दूरियां दे रखी है, इसका मतलब इसको तो नहीं बदलना है। अब बात कर लेते हैं समय की, बात करें समय कितना दिया, 45 मिनट दिया, 45 मिनट दिया, इसका मतलब इसको घंटे में चेंज कर देते तो क्या लिखोगे, 45/60 लिखोगे, 45/60 घंटा लिखोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको समय को 45 मिनट को अपने घंटे में चेंज कर दिया। तो आपको पता है क्या निकालना है, आपको दूरी निकालनी है, और दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय होती है, चाल गुणा समय होती है। तो जल्दी से कर दो, चाल गुणा समय। चाल की बात करें तो आपको कितनी देर की है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय की बात करें तो आपको 45/60, बिल्कुल ये रख देते 45/60। जो भी कट रहा है एक बार सभी विद्यार्थी काटने की ट्राई कीजिएगा। 15 से काट देता हूं, 15 तिया 45, 15 चौकू 60। अब इनको गुणा करो, 25 हासिल लगी 2, और आपको पता है 21 हम बात कर लेते हैं, कितना हो गया, जल्दी से देखो, 15 हासिल लगी 1, और हम बात कर लेते हैं 21 से कितना हो गया 22, बिल्कुल 225 बट्टा में कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये कितना आएगा, ये आपको पता है 5 बार गया, फिर बात कर लेते 6 बार गया क्या, 24, बिल्कुल 56.25 हम बात कर लेते किलोमीटर, आपका जवाब आएगा 56.25। जल्दी से देख लो भाई, 56.25, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लिया सभी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आराम से कर सकते थे, थोड़ा पानी लगेगा। चलिए फटाफट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। कई बार आंखों में थोड़ी सी क्या मक्खियां वगैरह ये थोड़ी सी परेशान कर देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि r प्लस एस आपको दे रखा है, r प्लस एस आपको दे रखा है, देखिएगा r प्लस एस आपको दिया -8, बिल्कुल दे रखा है। आगे दे रखा है r गुणा एस, कितना दिया भाई, ये आपको पता है 12 दे रखा है। तो r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ज्ञात करो। अब आपको पता है, यदि मैं बात करूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, यदि मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं प्लस 2ab होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां आपको पता है a और b की जगह क्या आ गया, r और s आ गया, बस r और s आ गया। तो जल्दी से बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पता है ज्ञात क्या करना है, r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान क्या आएगा, हम कहेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी आर प्लस एस का स्क्वायर, आर प्लस एस का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो ये 2ab इधर जाएगा
-2ab होगा, यानी -2RS होगा, बिल्कुल होगा। ये बात आप समझ गए होंगे आराम से। इस समीकरण को हमने थोड़ा सा पक्षांतरण करके व्यवस्थित किया है। यहाँ RS है और यहाँ AB है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, XY लिख दो, RS लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं ये मान आपको ज्ञात करना है, तो R + S का स्क्वायर यानी -8 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, बिल्कुल। और फिर -2 गुणा RS का मान कितना है, -12 है। तो जल्दी से कर दो भाई, क्या कुछ जवाब आपका आएगा। तो -8 का स्क्वायर यानी 64 आया। कितना आया दोस्तों, 64 आया। फिर बात कर लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और बात कर लेते हैं 12 दूनी 24। तो ये जल्दी से जोड़ दो, कितना आ रहा है, 8 और 8, बिल्कुल आपका जवाब कितना आएगा, 88 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 88 आएगा। जल्दी से देख लो कौन सा जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब एकदम सही है। बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। बस ये फॉर्मूला आपको करना था, a + b का स्क्वायर निकालना था, यानी R + S का स्क्वायर निकालना था, यानी R + S का होल स्क्वायर में से -2RS घटाएंगे तो यही तो आएगा, बिल्कुल। तो नोट कर लो भाई, 88 आपका जवाब आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। मध्य वालों को गुणा कर दो और बाहर वालों को गुणा कर दो। तो बाहर वालों को गुणा करने पे कितना आया, 3x आया, और ये 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 कर दो जल्दी से। तो ये कितना आएगा, 3 से काट दो 2 बार, x बराबर आएगा 8 गुणा 2, और x बराबर कितना आ गया भाई, x बराबर आपका आ गया 16, x बराबर आपका कितना आया, 16 आया। तो जल्दी से देख लो 16 वाला कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे तो आप लल्लू क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बस आपको काटना था, 3 से आपको पता है 6 कट गया 2 बार, और 8 दूनी 16 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 10 20, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 40 और 50 का औसत बताओ। और जब अंतराल समान हो, मैं हमेशा बताता हूं अंतर समान है, क्या अंतर समान हो तो औसत बीच वाली संख्या होती है। क्या कहती है, अंतर समान है, अंतर समान है, इसका मतलब अंतर समान है, इसका मतलब औसत क्या होगा आपका, औसत आपका 30 ही होगा। औसत आपका कितना होगा, 30 ही होगा, बीच वाली संख्या ही होती है औसत। तो औसत आपका कितना आएगा, 30 आएगा। या फिर अंतर समान हो तो हम कहते हैं औसत क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 भी कर सकते हैं। औसत क्या कर सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 भी कर सकते हैं। यह तरीका भी लगा सकते हो आप। कई बार आपको पता है ज्यादा लंबी संख्याएं दे देती है तो हम क्या करते हैं, बीच वाला हमें पता ना चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, यह तरीका भी लगा सकते हैं। तो 10 प्लस कितना, 10 प्लस 50 बट्टा 2, 10 प्लस 50 बटा 2 यानी 60 बटा 2, और 60 बटा 2 का मतलब आपका कितना आएगा, 30 आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, एकदम आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन देखो गणना एकदम इजी है, इसकी गणना आप समझिएगा। देखो कैसे करना है। अब कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। 640 का मतलब गुणा 45 बट्टा 100, 45 बट्टा 100 बिल्कुल, ये हमने लिखा 45 बट्टा 100, और प्लस 450 का, 450 का यानी हम बात कर लेते हैं गुणा 64 बट्टा कितना करोगे, 64 बट्टा 100 करोगे, प्रतिशत हटाया, और आगे बात कर लेते हैं बराबर 1440, 1440 बिल्कुल हमने लिख दिया, और का कितना प्रतिशत, यानी हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं x प्रतिशत, प्रश्नवाचक की जगह क्या लिखा, x प्रतिशत, और प्रतिशत हटाते हैं, बट्टे में क्या लगते हैं, 100 लगता है। अब देखो सब में बट्टे में 100 तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। चलिए काटने की हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये 0 से 0 काट दो आप, बिल्कुल ये 0 से ये 0 काट दो, और ये 0 से ये 0 काट दो। अब एक्चुअली यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल। एलसीएम यहाँ कितना आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। तो ये 10 आप काट सकते हो डायरेक्ट काटना चाहो तो सभी, फिर भी नहीं काटना चाहो तो 64 गुणा क्या भाई, 64 गुणा 45 बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं प्लस में कितना, 45 गुणा 64 बिल्कुल। देखो ये तो समझ गए होंगे भाई, समझने वाले बच्चे तो समझ ही गए। कैसे भाई, जल्दी से बताएंगे अभी आपको। और यहाँ कितना है 144x, 144x बट्टा में कितना भाई 10। तो ये 10 अब काट दो, ये 10 को कटने की बारी आ गई भी, 10 के कटने की बारी आ गई। वैसे भी ऊपर भी काट सकते थे, लेकिन एक तरीका, कई बच्चे कहते सर 10 3 कैसे कटे, वैसे तरीका ये होता है कि सब के बट्टे में हो, प्लस हो तो आपको पता है, और बराबर देर का हो तो सब काट सकते हैं, सब के बट्टे में हो तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो ये 64 गुणा कितना है, 64 गुणा 45 है, ये 45 गुणा 64 है। बात तो एक ही है, 45 गुणा 64 लिख दो और 64 गुणा 45 लिख दो, फर्क क्या पड़ेगा। तो आपका 64 गुणा 45 क्या आ गया, 64 गुणा 45 बाहर आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 1 बचा, बिल्कुल दोनों बाहर गई भी, दोनों बाहर गई तो 1 + 1 2 बिल्कुल। ये 144 क्या भाई, 144 आपको पता है x, बिल्कुल आप जल्दी से कर दो भी। तो ये आपको पता है 64 गुणा
45 बिल्कुल, और गुणा 2 बराबर कितना 144 कितना x। अब आपको पता है किससे काटोगे, आप जल्दी से काटने की एक बार ट्राई करो। किससे काटोगे भाई, मैं 2 से काट देता हूं, कितनी बार कटा, ये 2 से कटा 7 और 72 बार, बिल्कुल 72 बार कटा। अब आप किससे काटना चाहोगे, देख लो भाई 8 से कट रहा है, ये 8 से काट दो, क्या 9 से काट दो, 9 पंजो 45, 9 से कितनी बार 8 बार, और इस 8 से आप काट दो, कितनी बार कटेगा 8 बार। तो ये आपका जवाब आ जाएगा x बराबर कितना आएगा 8 गुणा 5 आएगा, 8 गुणा 5 का मतलब कितना है अभी 40 आया, कितना आया दोस्तों 40 आया। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी मैच करवाएगा, x का मान आपका कितना आ गया 40 आ गया। अब देखो भाई यहाँ टाइपिंग में प्रिंट कर रखी है 40 दो जगह दे रखा है, तो यहाँ आप कुछ 48 वगैरह कुछ कर लो ताकि आप दोनों ना हो आपके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। बस आपको गणना करनी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, गणना भी आसान तरीके से मैंने आपको करवा दिए। तो जल्दी से बताओ ये समझ में आ गया क्या, बस काटना पीटना आपको आना चाहिए था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है तो मूलधन बताओ। और साधारण ब्याज में जब भी मूलधन निकालना हो और आपको क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो हम क्या करते हैं ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या लिखते हैं अभी दर गुणा समय। तो जल्दी से कर दो, दर गुणा समय। तो दर आपको पता है दे रखा है, ब्याज कितना दिया, पहले बात ब्याज देखो 180 रुपए दिया गुणा 100, और दर की बात करें तो ये कितनी दे रखी है, ये आपको दिए 5 और 3, बिल्कुल जल्दी से कर दो। अब जो कट रहा है काटने की एक बार ट्राई करो, तो 3 से काट दो ये 60 बार, और 60 5 से कटा 12 बार, तो 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब कितना है अभी 1200 रुपए आ गया। कितना रुपए आया दोस्तों 1200 रुपए आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। तो जल्दी से देख लो 1200 रुपए कहां दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी मैं कहूंगा थोड़ा सा गणनात्मक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता है बार बार पेपरों में पूछा गया, तो फिर कह देता हूं आपको ध्यान में रखना है खास तौर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपने देखा होगा कई पेपरों में आ चुका है। 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। पहले बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसका मतलब 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर का मतलब आपको रखना है 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, तार की लंबाई है, इसका मतलब जो वृत्त बनाया गया उसकी परिधि है। परिधि का मान क्या होता है भाई बताओ, परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर होती है, और इसका मान कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर दे दिया। तो पहले हम आर निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बिल्कुल बराबर 100। अब क्या करो, इस 2 से आप काट दो, इस 2 से आप काट दो, तो ये 2 से कितनी बार कटा 50 बार। अब 22 और 7 इसको हम नहीं काटेंगे 2 से, ये से काट सकते 2 से और वो कट जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं, क्योंकि हमें आपको पता है फिर क्षेत्रफल निकालना, तो पाई आपके काम आएगा, तो ये तो फिर हम काम में ले लेंगे। तो जल्दी से बताओ आर बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 50 गुणा 7 बट्टे में 22, बिल्कुल ये हम ऐसे का ऐसा रख देते, काटेंगे नहीं। क्या आपकी आर की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई। अब बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दो 22/7, और फिर बात कर लेते हैं आर का स्क्वायर, यानी 50 गुणा 7/22। कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, और बार बार बोलता हूं भाई ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसकी गणना आपको करनी नहीं पड़नी चाहिए, सीधा उत्तर ध्यान में रखना है। 1 मीटर का आया है, तो जल्दी से बताओ कैसे करोगे, अब काट दीजिएगा जल्दी से, क्या कुछ आता है। तो ये 22 से 22 मैंने काट दिया, ये 7 से 7 काट दिया। अब आपको पता ऊपर गुणा करो भाई, 50 गुणा 50 कितना हुआ, 50 गुणा 50 कितना हो गया 2500, बिल्कुल 2500 हुआ ना। एक बार ट्राई कर लो भी, कोई कटने वाला है तो काट दो, बिल्कुल 22 से 22 कट गया 2500, कितना 2500 गुणा 7, और फिर बात कर लेते बट्टे में कितना है 22 है। अब देखो 22 है ना, आप एक काम करो काट दो, और भी कट रहा है, लेकिन आप काटोगे तो फिर भाग दे के काटना पड़ेगा। चलिए काट देते भी, कितना 125 यानी 1250 गुणा 7 बट्टा कितना 2 से काट दिया, 2 से काट दिया इन दोनों को। अब आपको पता है 7 से गुणा करो, 0 गुणा करके पूरा ही बता देते ताकि कोई बच्चे के कंफ्यूजन ना रहे। 35 80 लगी 3, 7 पंजो 35 80 लगी 3, 14 3 कितना हो गया 17, 80 लगी कितनी 80 लगी 1, और फिर बात कर लेते हैं 8700 कितना 50/11। अब 8750 में तो आप 11 का भाग दे ही सकते हो, नहीं दे सकते तो चलो भाई कोई बच्चा कमजोर है तो बता देते, कहाँ बताए भाई इधर बता दे क्या, चलिए भाई इधर बता देते। कोई बच्चे को मान लो नहीं आए भाग देना, 8750 में किसका भाग देना है 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग देना सबको आता है। 11 हम बात कर लेते हैं 80 तो 88 ज्यादा चला जाता है, इसका मतलब 7 बार 4 साथी कितना हुआ 77, बिल्कुल कितना बच्चा आपको पता है, यहाँ 0 और 1 फिर 5 उतारा 11 9 के 99, फिर बात कर लेते कितना बचा भाई
6 बचा 11 5 55, बिल्कुल फिर पॉइंट लगेगा 55। और फिर बात कर लेते हैं कितना बचा, 5 4 चौकू 44। और फिर बात कर लेते हैं कितना बचा, 6 बचा। फिर आपको पता है कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यह आपका जवाब आएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कर लो, एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम मैंने पूरा का पूरा बता दिया। मान लो किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी आप यहां से सीख सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि गणित में कुछ भी आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं करना, बल्कि आप अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो गणनात्मक था, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। और बाकी में हम शॉर्टकट कहीं भी यूज कर सकते काटने पीटने में, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे, देखो 145% हटाया बट्टे में क्या लगेगा, 100 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और फिर बात कर लेते आगे का यानी गुणा, ये 700 पॉइंट कितना 05 ये लिख देते हैं, प्लस 22.9999। ठीक है, 99 साथ नहीं बोला जाता, एक एक अंक बोला जाता है। ठीक है, 15.5। अब देखो भाई इसको गुणा तो आपको करना पड़ेगा, और ये गुणना तो आप कर ही सकते हो। इसका पॉइंट आप लगाओगे कितना, 1.45, कितना 1.45 गुणा ये 700.05 और प्लस में कितना 22.99 और गुणा 15.5। तो ये तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई इलाज नहीं है भाई, शॉर्टकट का कोई नजरिया नहीं है। इनको गुणा कर दो और इनको गुणा कर दो, इनमें कितने अंक लगेगा, 0.4 अंक लगेगा और उनमें 3 अंक लगेगा। तो जल्दी से गुणा कर लो, जल्दी से आप कर सकते हो क्या। चलिए मैं थोड़ा सा इसका आप गुणा कर सकते हो, गुणा आप कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन आपका टाइम वीडियो लंबा होगा तो आप गुणा करके देख लेना। गुणा करना जिस बच्चे को नहीं आता तो मैं बता दूंगा, एक बार बताओ भाई, कमेंट करके बताया जाए क्या। चलो भाई बता ही देते हैं, बच्चों का हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई कई तो करवाते ही नहीं सर गुणा, आप तो करवाओ, आप ही तो हमारे लिए सारा है। चलिए भाई आज गुणा करके भी बता देते हैं। हमें पता है कि बच्चे भी आर्मी वाले कमजोर होते हैं, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं सर गुणा करना भी मुश्किल लगता है पॉइंट वाला, तो क्यों ना बच्चों को सिखाया जाए। हाँ हो सकता है कई बच्चे गुणा कर लेंगे, तो आप थोड़ा सा जिस बच्चे को गुणा करना आता है वीडियो को स्किप कर सकता है, और जिसको नहीं आता है उसको आज सिखा देते हैं। ये कितना है भाई, 1.45 है। नहीं तो मैं फोन से गुणा कर लूंगा तो बच्चों की वो मैसेज आएगा कि सर ने तो फोन से गुणा कर लिया। अब देखो गुणा करने तो पहले 5 से करो भाई, 5 चूड़ी 25, बिल्कुल हासिल लगी 2, फिर तो 2 यहाँ लगेगा और यहाँ 0 0। और ये बात कर लेते कितना है भाई, 35 आया, बिल्कुल कितना आया, 35 आया, बिल्कुल। अब इतना कर दिया, अब आपको पता है क्रॉस लगाओ जल्दी से। अब 4 से गुणा करो कितना, 30 हासिल लगी 2, फिर बात कर लेते 0 0 28, बिल्कुल 28। एक बार देखिएगा, फिर बात कर लेते 2 क्रॉस लगेंगे, बिल्कुल ये लगा दिया। फिर आप 1 से गुणा करोगे तो 5 0 0 0, फिर बात कर लेते कितना भाई 28, बिल्कुल 28। जल्दी से देखिएगा 28 ही होगा क्या, सॉरी 1 से ही तो गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, यानी हम बात कर लेते हैं 7, कितना भी 7। अब जल्दी से इनको जोड़ कर देखिएगा और आप भी गुणा करके मिलाइएगा सभी बच्चे क्या सही आ रहा है, मैं करूंगा तो आप देखिएगा 5 2 7 0 5 और ये कितना 11 हासिल लगी 1 और बात कर लेते 10। ये पॉइंट कितने अंक लगेगा जल्दी से बताओ भाई, 4 अंक लगेगा ना, बिल्कुल। ये इतना आएगा क्या, एक बार सभी विद्यार्थी गुणा करके देखो, 1015.0725, इसका गुणा इतना आएगा क्या, एक बार साफ दिखाई दे रहा है क्या, टेक्निकल टीम एक बार चेक कर लो, ये चेक कर लो। और गुणा भी आप चेक कर लो भाई, ताकि गुणा क्या सही किया गया है आप भी चेक करो बच्चों, सभी के सभी गुणा करो। आज गुणा करने में सभी को लगना है, क्योंकि आर्मी वालों ने तो भाई हद ही पार कर दी, गुणा इतना हार्ड गुणा दे दिया। देखो क्वेश्चन कुछ है नहीं लेकिन गुणा दे दिया, क्या करेगा, सही है बिल्कुल। अब बताओ भाई 45 हासिल लगी कितनी 4, और 45 और 4 कितना हो गया 45 4 49 हासिल लगी 4। अब बात कर लेते हैं जल्दी से, देखो 14 हासिल लगी 1 और 10 से 1 11, बिल्कुल सही किया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात कर लेते हैं 5 9 और फिर बात कर लेते हैं 4 1 1, क्योंकि वही तो चीज है, 5 से तो दोबारा गुणा करना है। फिर 2 क्रॉस लगाओ, बिल्कुल 2 क्रॉस लगाएंगे। अब जल्दी से करो भाई, क्या करोगे, 1 से तो गुणा करना है, 9 9 2 2, जल्दी से करो भाई, गुणा करके बता रहे बच्चों को आज। देखो 14 हासिल लगी 1, फिर बात कर लेते हासिल लगी 1 10 9 19 19 से 4 कितना हो गया 23 हासिल लगी 2, फिर बात कर लेते 2 ये कितना हो गया 16 हासिल लगी 1, और फिर बात कर लेते कितना भाई 5 और 3, कितना अंक पॉइंट लगेगा भाई 3 अंक, तो यही आया क्या 356 पॉइंट कुछ, बिल्कुल कितना आया 356 पॉइंट। अब बच्चों इनको जोड़ना है भाई, इनको जोड़ना है, जोड़ देंगे भाई, यहाँ जोड़ दो क्या, चलो भाई यहाँ लिख देते हैं 10। भाई आर्मी वालों ने तो हद ही पार कर दी, इतना बड़ा बच्चों को गुणा दे दिया, समस्या कर दी। चलिए लेकिन दे दिया तो भाई दे दिया, करना तो हमें पड़ेगा।
चलिए जल्दी से बताओ इधर कितना है, को जोड़ दो, 5 7 11 11 80 लगी 1 7। अरे भाई वो वाला बहुत वाला गुणा आ गया भाई, बढ़िया वाला गुणा आ गया। जल्दी से देखो भाई मैच करा लो, और क्या है, जल्दी से कर लो। कौन सा आया भाई, 1371 पॉइंट, 1371 पॉइंट एक ही दिखाई दे रहा है, तो आराम से कर लोगे। 1371 पॉइंट ये वाला आएगा। देखो भाई गुणा दिया बड़ा आर्मी ने, इसलिए हमने आपको करवा भी दिया। क्या पता कोई बच्चे को गुणा करना नहीं आता तो आज सीख गया होगा हमारा वाला गुणा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या दे रखा है, किसी कोड भाषा में क्लॉक को ये लिखा जाता है, उल्टा लिखा है, कुछ नहीं किया, तो इसका उल्टा कर दो भाई। उल्टा क्या होगा, SPETS। जल्दी से देख लो, SPETS, यही है क्या ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा, पी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, SP बिल्कुल, ETS बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया पिछले वाले एक पेपर में भी आया था। बस यहाँ PQ की जगह कोई और नाम दे दिया होगा, J दे दिया होगा या K दे दिया होगा और कुछ दे दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन यही था एकदम, AB दे दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन P माँ है K की, ये P को रखा हमने माँ है, माँ है किसकी, K की, तो K से ऊपर रख दिया, बिल्कुल माँ है। माँ का मतलब मैं कहता हूं मैं स्त्री के लिए क्या करूंगा, स्त्री के लिए मैं गोल करूंगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरी ट्रिक है। और फिर बात कर लेते पुरुष के लिए मैं क्या करता हूं, पुरुष के लिए हमेशा मैं चौकोर करता हूं, मैं प्लस माइनस वाला जनरेट नहीं रखता, इस तरह से करता हूं, आप ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से बताओ भाई, के की माँ है ना, बिल्कुल पी माँ है के की, के बहन है, बहन है, बहन है मतलब इसका मतलब स्त्रीलिंग है, बिल्कुल किसकी है, डी की, बिल्कुल ये हमने डी लिखा। अब बात कर लेते हैं डी की, डी पिता है, पिता है इसका मतलब ये पुल्लिंग है, यानी चौकोर कर देते हैं, बिल्कुल पिता है किसका, जे का, जे का पिता है। अब जे के बारे में पता नहीं भी क्या है जे, ठीक है, जे का, तो पी और जे, पी है ना वो जे से किस प्रकार संबंधित है, ये पिता हुआ, और ये आपको पता है बहन भाई है, ये क्या है, बहन भाई है। अब बात कर लेते हैं, ये इसकी पी माँ है, इसकी माँ कौन है, के की माँ कौन है, पी है, इसका मतलब डी की भी माँ है, डी की भी माँ है पी। और आपको पता है पिताजी की माँ हमारे क्या लगेगी, दादी लगेगी, क्या लगेगी भी, दादी माँ लगेगी, बिल्कुल। कई बार ऑप्शन में देता है दादी माँ, भी दादी माँ, दादी कोई तो कहते हैं भी, दादी माँ कहते हैं हमारे वाले यहाँ, आपको पता है राजस्थान में और कई जगह हरियाणा में भी आपको पता है दादी को दादी माँ बोला जाता है। तो कई बार आर्मी ने भी दादी माँ देती है, आपको पता है क्या, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी माँ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दे रखा है, वही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, UVWX, बिल्कुल आर के आगे क्या आता है, PQRSTU, बिल्कुल दो दो छोड़ के, बिल्कुल ओ के आगे PQ, बिल्कुल दो छोड़ के, एल के आगे KLMNO, बिल्कुल। अब देखो भाई आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा आपको पता है, जे लेके देखते हैं, IJKIJ, जल्दी से देखिए क्या लेना पड़ेगा, JKL, ये तो नहीं सेट होगा, बिल्कुल क्या लेना पड़ेगा, आई ना, आई लेना पड़ेगा, आई के आगे क्या आता है, JKL, बिल्कुल सेट हो रहा है, इसका मतलब आपका जवाब क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताओ, आई आएगा ना, आई आएगा एकदम आराम से, क्योंकि दो का गैप लेना है हमें, तो जवाब क्या आएगा, आई आएगा। आई के आगे JK फिर आई लाता है दो छोड़ के, बिल्कुल यही तो कंडीशन हमें अप्लाई करनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने क्या दे रखा है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाहिने छोर से 14वां है। तो मैं हमेशा कहता हूं 7 + 14 करो, पहले तो 7 + 14 कितने हुए, आप कहोगे सर ये तो हो गए 21, और 21 में से एक घटा दिया करो। 21 में से एक घटाते क्यों है, क्योंकि एक दो बार काउंटिंग हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं यदि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मैं कहता हूं R + L कर दो, R + L कर दो, R + L करके इसमें से -1 करते हैं, ये आपको पता है। यानी हम बात कर लेते हैं दाएं बाएं छोर से दोनों को जोड़ दो, तो आप कर देना जो भी 7 + कितना 14 और -1 कर देंगे, तो आपको पता है 21 - 1 कितना आएगा भाई, जल्दी से बताओ। 20 पेड़ है, पेड़ों की संख्या कितनी है, 20 है। एक घटा क्यों रहे, क्योंकि वो उधर से भी काउंट हो रहा है, उधर से भी एक दो बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे 20 पेड़ है। पेड़ों की संख्या कितनी है अभी, 20 है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, जेड का उल्टा ए है, YBXCW, W से पहले क्या आता है, VW, V आता है ना,
और वी और ई, बिल्कुल वी ई जवाब आएगा। ये भी आर्मी के एग्जाम में कई पेपरों में आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग का सेम क्वेश्चन, तो जवाब क्या आएगा भाई, वी ई आएगा, क्योंकि आपको पता है सी डी ई तो आता है बिल्कुल वी ई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। और इस क्लास की, ये क्लास जो ओरिजिनल पेपर प्रत्येक आपको करवाए जा रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको एडुकेशन ऐप पर मिलेगी, और एडुकेशन ऐप पर जो भी पीछे पेपर लगे हुए उन सब के मॉक टेस्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एडुकेशन ऐप पर हमारी काफी सारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। कोई बच्चा मान लो टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, पूरा कोर्स लेना चाहता है, सब कुछ एडुकेशन ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो जो भी विद्यार्थी आर्मी के ओरिजिनल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हो तो नॉर्मल हमारी फीस वगैरह थोड़ी सी रहती है, आप ले सकते हो, आप पूरा का पूरा कोर्स भी ले सकते हो, उसके अंदर टेस्ट वगैरह सारा कंटेंट आपको मिलता है। जिनका भी आगे नवंबर या बात कर लेते हैं, जिनका आगे जनवरी में या कभी भी आर्मी का एग्जाम देने वाले बेहतरीन यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारी पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है, उसके साथ आप जुड़ के अध्ययन कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटिव आपको जानकारी लेने, जिनका जनवरी और नवंबर में एग्जाम है, तो इस हेल्पलाइन नंबर या ये मेरे वाले हेल्पलाइन नंबर है, ये मैं खुद हैंडल करता हूं इसको, तो इस पे भी मैं ज्यादातर आपको बताया वैसे क्लासेज में व्यस्त रहता हूं, तो कई बार मैं भी अटेंड कर पाऊंगा। बाकी हमारी टीम है, पूरी की पूरी डेडिकेटेड कॉलिंग टीम है, उससे भी आप बात कर सकते, कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जिस भी विद्यार्थी ने 40 प्लस किया उनका स्कोर बहुत ही बेस्ट है, और बेहतरीन करने के लिए रेगुलर सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे हमारी मुलाकात होती है, तो ये मुलाकात जोश और जज्बे के साथ होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।